अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो 10 PM नादिया मिर्जा। नाम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, जो इस वक्त मुल्की हालात है उसमें बज़ाहिर हमें दिखाई दे रहा है कि वफाक और सिंध की ठन गई है और जो पीपल्स पार्टी है वो PMLN के सामने आके खड़ी हुई है। उन्होंने बड़े बातें भी कर रहे हैं, वो बड़े बड़े धमकियां बेसिकली वो धमकियों पे भी अब उतर आए हैं। लेकिन उसके साथ साथ सूरत हाल क्या है, वो लोग जो कहते थे कि जी आपस में मुकमुका है या आपस में मुफाहमत है, क्या वो खत्म हो गई है? आज हमने देखा कि सेनेट के चेयरमैन भी एहतजाजन वो अपनी सीट से हट गए, उन्होंने फाइल वापस कर दी, ईरान का दौरा उन्होंने मनसूख कर दिया। उनकी कुछ शिकायतें अपनी जगह थी, वो काफी जायज शिकायतें थी कि जो PMLN के मिनिस्टर्स हैं वो आके अपनी प्रोग्रेस नहीं देते या वो सेनेट को सीरियस नहीं लेते। ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन जो असल डेवलपमेंट है उज़ैर बलोच की फौज को तहवील में लिए जाने के बाद 3 शख्सियात की जो कि जरदारी साहब के करीबी साथी थे, उनके गायब होने की खबरों ने ज्यादा शायद इसमें जिसको कहना चाहिए कि जलती में तेल का काम किया है। मैं जिस शख्सियत से बात कर रही हूँ, सिंध का जो इशू था, सिंध में जो हम जो सिंध के हालात देखते थे, सिंध की जो करप्शन देखते थे, जो इकोनॉमिक टेररिज्म की टर्म जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराई थी, वो आज इस तमाम डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं और इस डेवलपमेंट से आगे डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं। द वन एंड ओनली डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको भी थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आपका अपना शो होता है लेकिन उसके बावजूद आपने थोड़ा मुझे टाइम दिया। डॉक्टर साहब, सिंध को लेकर, क्योंकि आपने तो मेरा ख्याल है जो द पर्सन हु इनिशिएटेड और भी जो इकोनॉमिक टेररिज्म के हवाले से जो आपने बात की, जो सिंध की करप्शन के हवाले से आप बात करते रहे, सिंध के हालात के हवाले से आप बात करते रहे, आज वो किधर देखते हैं उज़ैर बलोच की को फौजी तहवील में होने के बाद? लेकिन अदिया, एक तो JITs जो है ना और एपेक्स कमेटियां वो दम तोड़ गई हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखें आप कि अब वो एपेक्स कमेटी यानी ना वफाकी सतह पे इस वक्त कौमी सलामती का इजलास हो पा रहा है, क्योंकि डॉन लीक्स सामने नहीं आ रही। जब तक डॉन लीक्स का फैसला सामने नहीं आएगा तो वफाक में कौमी सलामती का इजलास नहीं हो सकता। अच्छा, आज एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, मैं आप इससे पहले कि मैं उज़ैर बलोच पे जाऊं, वो कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी बन गई आज। यानी वो 33 अराकीन का नाम अनाउंस हो गया है जो कि कौमी सलामती कमेटी, जो कि जिसमें से खबर आउट हो गई थी, उसके ऊपर बैठा करेगी। यानी पीपल्स पार्टी का जो एक मुतालबा था ना, जो बिलावल भुट्टो ने किया था कि पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए, वो भी आज अनाउंस कर दी। और उससे ज्यादा बेढंगी कमेटी, यानी मैं अराकीन तो इंतहाई काबिल एहतराम है लेकिन अजीब कमेटी है। उसमें अचकज़ई साहब, इमरान खान, इजाजुल हक, आफ्ताब शेरपाव, मौलाना फजलुर रहमान, यानी ये सारे बैठ के तो कौमी सलामती वो जो और उसमें वो डिसाइड करेंगे कि कौन से मुकदमे भेजने फौजी अदालत में। वो डिसाइड करेंगे वो कमेटी, पार्लियामानी कमेटी बना दी है। उस जो बैठते, यानी वजीर आजम बैठते थे ना, जो फौज करी क्यादत, उसके ऊपर एक पार्लियामानी कमेटी अनाउंस हो गई आज। अच्छा, और ये उस वक्त हुआ है जब चेयरमैन सेनेट जो है वो कह रहे हैं कि मैं चूचू का मुरब्बा कह सकते हैं नहीं, ये यानी एक भोंडी से हरकत है। नहीं, देखे ना, किसी को इंटरेस्ट है इस वक्त इस बात में कि वो पार्लियामानी कमेटी इस कमेटी के ऊपर बैठ के। डॉक्टर साहब, इंटरेस्ट तो ये है कि उज़ैर बलोच के इंकशाफात कितनी कयामत ढाएंगे, क्या क्या इंकशाफात होंगे, ये मामला आगे कहां तक जाएगा। कलभूषण की सजाए मौत और उसके साथ साथ कर्नल हबीब की जो अगवा हुए हैं, जो उनकी जो देखिए ना, 3 आपके पड़ोसी हैं, तीनों पड़ोसियों की इंटेलिजेंस सर्विसेज बरह रास्त उनके नामों के साथ मामला सामने आ गया। इसमें जो इशू असल है कि वो JIT जिसके ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो का साइन है, जो कि सिविलियन एजेंसी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस का साइन है जो कि फौज की एजेंसी है, और ISI का साइन है। सिर्फ साइन अगर किसी ने नहीं किया था तो पुलिस ने नहीं किया था। और आपको याद होगा JIT पे वो झगड़ा चल रहा था कि पुलिस ऑफिसर, पुलिस ने करने। अब मसला ये कि अब वो सारी JITs बेकार हो, जो मैंने कहा ना, ये JIT साइड पे चलेगी, मामला चला गया सिर्फ फौज के पास, फौजी अदालत में। ठीक है, कहाँ रखा गया है, कहाँ नहीं रखा गया, कैसे ट्रायल होगा। जो आपने मामला इस जो बता दिया ना एस्टैब्लिशमेंट का, जरदारी साहब का, फिर वो जरदारी साहब के 3 दोस्त जो वो कहाँ है? वो कहीं होंगे, इधर आ जाएंगे जहाँ पहले देखे ना, उनकी भी खुशबू आ रही, निंजा टर्टल की खुशबू आ रही है कहीं से, जैसे उज़ैर बलोच के। लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है वो उठा लिए हैं, वो उठाए गए हैं, वो गायब नहीं है, वो आए हैं। किसने उठाए? वो
مطلب ہے کہ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے زرداری صاحب کے خلاف گالی دیتے ہوئے باہر آ گئے تو کیا ہوگا؟ مطلب دیکھیں نا، وہ تو تین ایسی شخصیات ہیں. وعدہ معاف گواہ سب نہیں وعدہ معاف نہیں، وہ باہر آ کے انہوں نے کہا میں تو زرداری صاحب نے اٹھوایا تھا. پھر کیا اعلی کاروں کو پکڑیں گے، ان کو سزائیں ملتی رہیں گی؟ سہولت کار، ہینڈلرز، فیسیلیٹیٹرز، اصل تو ٹارگٹ بڑی مچھلیاں یہ ہونے چاہیے نا جگہ ملک کو واقعی آپ نے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے. دیکھیں یہ تو بدقسمتی ہے نا، یہ تو اس وقت اس پورے سسٹم پہ سوال کھڑا ہے کہ آپ نے ایک سہولت مرزا کو مطلب سہولت مرزا کی پھانسی جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہمیشہ رہے گا. جو فوجی عدالتوں میں جوڈیشل سسٹم ہے، جو کورٹ مارشل ہے، یعنی اب اس میں کیا ہوگا؟ اب اس پہ ظاہر لوگ اس کے منتظر رہیں گے اور یہ لمبا کھینچ بھی نہیں سکتا. سر اس پہ بھی سوالیہ نشان آ جائیں گے اگر فیسیلیٹیٹر کو یہاں پر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ عزیر بلوچ کا کلبھوشن کے ساتھ کوئی نیٹ چکر تھا، لنک اپنا نیکسس تھا. نہیں بن سکتا ہے نا، بن سکتا ہے. مجھے دیکھیں اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ درمیان میں ایک تو عزیر بلوچ کا ایران جانا، جا باہر جانا، اور حاجی غنی، ایسے پاسپورٹ تو ایشو نہیں ہوتا نا کہ کیا ایرانین انٹیلیجنس کو علم تھا یا نہیں تھا. میں اب منتظر ہوں اس بات کا کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایرانین انٹیلیجنس سے بات کر کے پوچھے کہ جی کیا ہو رہا تھا جا باہر پہ. ٹھیک ہے. کوئٹہ کیسے خاموش ہوا ہے؟ کوئٹہ میں جو ایک بس کے اوپر اٹیک ہوتا تھا نا، بس آئی، لوگ کھڑے ہوئے، بس پہ فائرنگ کر کے چلے گئے، 100 لاشیں پڑی ہیں وہاں پہ شیعہ زائرین کی. تو بات یہ ہے کہ آخر کوئی تو تھا، کوئی تو کروا رہا تھا. اب وہ نیٹ ورک پکڑے گئے ہیں. ڈھکا چھپا تو ہے نہیں، بلوچستان کے انڈیا کہہ چکے ہیں 400 بندے تو پکڑے ہیں نا، 400 بندے تو اریسٹ ہوئے ہیں جو ابھی آنے، جن کا نام سامنے آئے گا یا وہ 400 بندے تو اریسٹ کروا لیں. اور دیکھیں اس پورے معاملے سے سیویلین گورنمنٹ اور سیویلین سیٹ اپ اور سیویلینز کو ٹوٹل بیوروکریسی کو بھی باہر رکھا گیا ہے کیونکہ پولیس والے بھی انوالو تھے. اور کور کمانڈر کو میسج دے دیا گیا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا اس پر. عزیر بلوچ کے ساتھ پولیس والے انوالو تھے، بیوروکریسی انوالو تھی. عزیر بلوچ نے تو اس کو پورا نیکسس تھا. اب کون کون سے لوگ کہاں سے شخصیات کام کر رہی تھیں، اور ان کے جیسے آپ نے کہا کہ فیسیلیٹیٹرز، یعنی اگر ان کو نہیں ہاتھ لگایا جاتا اور فوجی عدالت میں کیس چلا جاتا ہے تو پھر سوال تو اٹھیں گے. سوال آلریڈی اٹھ رہے ہیں. سوال اٹھ رہے ہیں. کرنل حبیب جو کہ کھٹمنڈو سے غائب ہوئے، نیپال سے غائب ہوئے، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا. اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ جی کلبھوشن کی گرفتاری چونکہ عمل میں آئی تو ان کو اس طرح سے ٹریپ کیا گیا. اس حوالے سے کیا ہے انفارمیشن ڈاکٹر صاحب؟ میرے خیال سے تھوڑا سا ان کو بھی کیئر کرنی چاہیے تھی کرنل حبیب کو. مطلب یہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا کہ اتنے سینئر آفیسر وہ ایک ویب سائٹ کے اوپر جاب نکلی، وہ وہاں سے وہاں چلے. اور نیپال، یعنی نیپال جو ہے وہ وہاں پر، نیپال جو لوگ سمجھتے ہیں اس خطے کے جو بھی پراکسی وار کے کھیل ہیں، وہ برسہ برس سے نیپال میں ایک پراکسی وار، خاموش سر جنگ جاری رہی ہے. ٹھیک ہے نا نیپال میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیپال پہنچے، لیکن بات یہاں پر چونکہ پہلے آؤٹ ہو گئی، ورنہ میرا خیال ہے کرنل حبیب کو کہیں بمبئی وغیرہ سے ظاہر کرنا تھا. عزیر بلوچ کو پیپلز پارٹی ڈسون کری ہے. وہ کہتے ہیں جی ذوالفقار مرزا کا بیبی تھا، ذوالفقار مرزا تو ویسی پارٹی چھوڑ چکے، تو اب پیپلز پارٹی کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں دیکھیں، ذوالفقار مرزا کا جھگڑا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا تھا جب فہمیدہ مرزا صاحبہ اسپیکر تھی پچھلی اسمبلی میں. ایسے ہی ہوا نا پچھلی اسمبلی میں. اور پھر لیاری میں ریڈ ہوا، لیاری میں وہ عزیر بلوچ نے تو 2013 کے ٹکٹ بانٹے ہیں. پیچ اپ ہو گیا تھا، بیچ میں اختلافات ہوئے تھے. پھر وہ کہہ رہا ہے نا کہ میری ہیڈ منی ختم کروائی اور یہ سارا ہوا. بعد میں فریال ہی وہاں پر گئی تھی، لیاری میں لیاری گئیں فریال تالپور صاحبہ، ٹکٹ اس کے کہنے پہ بانٹے گئے. اور صرف ٹکٹس کا معاملہ نہیں تھا، کراچی کے ایس ایچ اوز نثار مورائی، سعید بلوچ جو دوسرا نام اس نے لیا ہے، پھر یہ بلاول ہاؤس کے گرد گھر وہ اپنے لیے تو نہیں قبضہ کر رہا تھا، پھر لوگوں کو مروا. پھر سب سے جو اس میں خوفناک اینگل ہے نا جو نادیہ میں بتاؤں، وہ ہے خالد شہنشاہ. خالد شہنشاہ کا قتل، اس نے خالد شہنشاہ کو فون آیا، وہ ناراض ہو کے چلا گیا تھا بلاول ہاؤس سے، اس کی کھٹپٹ ہوئی، وہ ناراض ہو کے گھر پہنچا. گھر پہنچنے کے بعد اس کی ریکی ہوئی، اس کے گھر پہنچے، اس کو گھر پہ مارا گیا. اب اس کا قتل ہونا، پھر عزیر بلوچ کا نام ہے، ہاں اس نے کیا، مان لیا نا عزیر بلوچ نے، خالد شہنشاہ کا مان چکا ہے وہ. دوسرا جو معاملہ وہ بلال شیخ کا ہے کہ بلال شیخ کا جو بم بلاسٹ ہوا تھا وہ خود کش حملہ تھا. وہ گاڑی کے اوپر، گاڑی کے اندر نیچے بم لگا ہوا تھا، وہ بلاول ہاؤس کی گاڑی، فروٹ خرید رہا تھا ٹھیلے سے، ایگزیکٹلی نکلا باہر اور وہ کیا ہوا، وہ کیا کس طرح سے ہوا. تو یہ بہت سارے معاملات، بہت سارے قتل کے معاملات، پھر شوگر ملز کے معاملات، پھر قبضے زمینوں کے. وہی بات آپ کی امپورٹنٹ ہے کہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں، وہ اگر اپنی جگہ رہ جاتے ہیں تو 10,000 عزیر بلوچ کی کمی نہیں ہے، 50,000 سہولت مرزا کی کمی نہیں تھی. اچھا ڈاکٹر صاحب، سر یہ جو مردان میں جو یونیورسٹی میں ہوا ہے، جو مشرق خان کا جس طرح سے مرڈر ہوا ہے، لوگ اس کو بڑے، عمران خان صاحب نے اس کو کنڈیم بھی کیا، بڑے فرنٹ پہ آ کے اس کو کنڈیم کیا. انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، جوڈیشل کمیشن انکوائری کی بھی بات کر رہے ہیں، سی ایم کے پی کے وہ بھی بنا رہے ہیں.
लेकिन सर ये जो इनटॉलरेंस हमारी सोसाइटी में आ गई है, ये कानून हाथ में लेकर जो चीजें हो रही हैं और फिर वो ये समझ रहे हैं, इसमें किसका कैरेक्टर है, किसका रोल, किसको अपना रोल प्ले करना है, मौलवी हजरात को करना है, जमात इस्लामी इस पर खामोश है, ये सोसाइटी कैसे चलेगी? फिर हम जब काउंटर नैरेटिव की बात करते हैं वो हम कहीं नहीं हो रहा, तो ये तो एक तो होता है ना जाहिरी दहशतगर्द है जिसको आप मार रहे हैं, ये जो माइंडसेट है जो हमें किल कर रहा है, इसका क्या? देखिए नादिया, मैं आपको ये बताऊं कि इसमें इनटॉलरेंस तो हर जगह पे आ गई है। ये देखें, ये कोई मदरसा नहीं था, ये बात ध्यान में रखें, एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अब वो लोग जिस तरह मार रहे हैं वहां पे बर्बरियत के साथ, अब इसको मैं कौन सा नैरेटिव मुझे बताएं? यानी ये इनटॉलरेंस आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, कोई काउंटर नैरेटिव नहीं है। मुझे एक तो वो दुख हो रहा है, वो जो उसको लड़के को मार रहे हैं, एक दुख ये है, एक दुख ये कि यूनिवर्सिटी है, तीसरा दुख ये कि अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं साथ। मैं इस पे सदमे का इजहार क्या कर सकता हूँ, लेकिन ये इनटॉलरेंस जो है ना, ये हर जगह, ये घरों में बाजारों में आ गई है। अब देखिए, घरों में आ गई है, बाजारों में आ गई है, रिश्तों में आ गई है, ये हर जगह इंटॉलरेंस आ गई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया टाइम का। नजीम, बात सिर्फ ये है कि हम इस बहस से भी कतई नजर के तौहीन के मुर्तकिब हुए थे या नहीं हुए थे, कानून हाथ में लेने की इजाजत कोई माशरा नहीं देता, कोई सोसाइटी नहीं देती, कोई सिस्टम नहीं देता। तौहीन के मुर्तकिब हुए थे, उनकी सजाएं हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको जाना है, साबित होना है, सजाएं मिलनी है। लेकिन बहरहाल इनटॉलरेंस वाली जो बात हो रही है तो ये हमें चेंज करनी है। मुख्तसर सा ब्रेक लेने से पहले ये पोल जो हमने आज हम पब्लिक पल्स के नाम से जो हम अपने सेगमेंट ऐड करते हैं उसमें हमने ये डाला था, उसका रिजल्ट आपसे शेयर करती चलो कि माइनस अल्ताफ के बाद अब किसके माइनस होने की बारी है। हमने 4 ऑप्शंस रखे थे। एक था आसिफ अली जरदारी, 26% लोग कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी की बारी है -1 की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का डाला था, उसमें लोग 10% उसको वोट देते हैं। 47% लोग कहते हैं कि दोनों की बारी है, मियां साहब की भी बारी है, जरदारी साहब की भी बारी है, और किसी की नहीं है। इस पर जो लोग वोट करते हैं वो 17% लोग करते हैं। तकरीबन 1300 के करीब इस पे अभी तक वोट पड़े। डॉक्टर साहब, लास्ट कमेंट, -1, -2, -3 या नो माइनस? देखें, अगर मैं तो इसमें 2 ऑप्शंस आप और डाल देती है ना, ये कि माइनस बदमाशिया या माइनस पब्लिक। अगर बदमाशिया नहीं गए ना, अगर ये डाकू चोर नहीं गए ना ऊपर बैठे हुए, तो फिर माइनस पब्लिक हो जाएगी। ये सारे बैठे रह जाएंगे और माइनस पब्लिक हो जाएगी, तो माइनस पब्लिक का ऑप्शन भी आपको डालना चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये नहीं हुआ तो फिर माइनस पब्लिक माइनस पब्लिक। ठीक है, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं। वज़ीर आज़म साहब आज सिंध में थे, क्या करने गए थे, कितने कामयाब होंगे? मुमताज भुट्टो साहब उनके साथ थे, आज उनके साथ नहीं है, लेकिन प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। और उसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में सलीम शहजाद साहब से जो हमने खुसूसी गुफ्तगू कोर्ट रूम से की थी, वो क्लिप भी और उनकी वो गुफ्तगू भी आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ रहिए। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और यहाँ पर बात करेंगे क्योंकि वजीर आजम ने आज एक दफा फिर सिंध का विजिट किया। बड़े रेगुलर विजिट वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सिंध के कर रहे हैं। आज वो जैकाबाद में मौजूद है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और लेकिन क्या लोगों का कहना यह है कि वो लेट हो गए हैं और इससे कहीं कबल उनको सिंध में जाना चाहिए था, सिंध में उनको तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सिंध में पीपल्स पार्टी का ही दौरा है। अगर मैं इंटीरियर सिंध की बात करूं, उसमें पीटीआई ने कोशिश जरूर की थी अपने कदम जमाने की, लेकिन वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुई या उसकी सीरियस एफर्ट्स ही नहीं थी। अब ये कोशिशें पीएमएलएन की जानिब से हमें देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें कामयाबी कितने % है? जो उनके पुराने साथी जो वजीर आजम पर एतमाद करके मियां नवाज शरीफ पे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ के मर्जर करके पीएमएलएन में शामिल हुए थे, वो भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। जी हाँ, मैं यकीनन बात कर रही हूँ मुमताज भुट्टो साहब की, जिन्होंने अपनी पार्टी सिंध नेशनल फ्रंट को खत्म कर दिया था, मर्जर कर दिया था पीएमएलएन के साथ, लेकिन बड़ी नाउमीदी के बाद उन्होंने पीएमएलएन और मियां नवाज शरीफ का साथ एक दफा फिर छोड़ा और वापस अपनी पार्टी को उन्होंने एक्टिवेट किया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम मुमताज भुट्टो साहब। वालेकुम सलाम। मुमताज भुट्टो साहब, बड़े तबातुर के साथ वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सिंध के विजिट्स हो रहे हैं, सिंध की खुशहाली की बातें कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ नहीं हैं। आपको लगता है आपने थोड़ी जल्दी कर दी उनको छोड़ने में? छोड़ने में तो जल्दी कोई नहीं की, हमने ज्वाइन करने में जरा जल्दी कर दी थी। पाकिस्तान में न जमहूरियत जगह पकड़ सकी है, न मसाला हल हुए हैं, न कुछ हुआ है। दिन ब दिन पीछे पीछे हटते जा रहे हैं।
तो हमारी तो ये थी, मजे लूटने हम नहीं गए थे, हम माल बनाने नहीं गए थे। अच्छा मुमताज भुट्टो साहब, जब लास्ट विजिट किया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इनका, तो उसमें जब वो आए थे उन्होंने आपको मनाने की कोशिश भी की थी, जो इत्तलात थी कि जी आपका हाथ पकड़ा कि जी छोड़े पुरानी बातें, आए साथ चले, लेकिन आपने उनका हाथ झटक दिया। कोई उम्मीद नहीं बनती आपको अब PMLN जो कोशिश करी है सिंध में जगह बनाने की, आप उनको वेलकम नहीं करते? सेनेटर राहिला मंगसी ने उन्होंने बहुत गुजारिशें की कि आप जरूर आए इस खाने में। अच्छा। तो मैं खाना खाने गया था और कुछ नहीं, मैंने कोई ऐसी बदतमीजी नहीं की। प्राइम मिनिस्टर है, उसको हम उसका एहतराम करते हैं, मैंने कोई नहीं दी। मैं गया था खाना खाने, खाना खा के और फिर मैं चला गया अपने काम से। PMLN की अपनी जो डिलीवर जिस तरह से उसने किया है, जो उसकी परफॉर्मेंस रही है, जो उसकी कारकर्दगी रही है, उससे आप मुतमईन हैं इन 4 सालों की? और फेडरल में, खासकर फेडरल में? नहीं जी, उसमें भी मुतदम नहीं है। ये मुल्क कितने मसालों का शिकार बना खास करके सिंध तो तबाह और बर्बाद हो गई। इधर तो और क्या बताए, इधर तो कोई गटर ही साफ करने वाला नहीं है, गंदगी ढेर हटाने वाला नहीं है, लोगों की जानें बचाने वाला कोई नहीं, रोजगार देने वाला कोई नहीं है, तालीम खत्म हो गई। यहाँ तो अस्पतालों में जो लोग हैं वो जमीन पे पड़े हैं। भुट्टो साहब, आप जो मसाइल गिनवा रहे हैं ना, उसका जिम्मेदार ज़ाहिर वफाक तो नहीं है, PMLN भी नहीं है, उसका जिम्मेदार है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी की तारीख उठा के देख लें, उसने कभी काम नहीं किया, सिंध में सिर्फ हुकूमत की है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उसको वोट दिए। आज आप बुराइयां उसकी गिनवा रहे हैं, उसकी खामियां गिनवा रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे कि कल फिर लोग उनको वोट देंगे और इनके साथ खड़े होंगे? या आपको लग रहा है माहौल कुछ बदला है? आपको लग रहा है किसी दूसरी पार्टी की गुंजाइश बनती है सिंध के अंदर? अगर यहाँ धांधली ना हो और साफ सुथरी इलेक्शन हो तो यहाँ तो पीपल्स पार्टी का दूसरे सूबों से भी ज्यादा बुरा हाल होगा। पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, जरदारी का माफिया है, कोई पार्टी नहीं, माफिया है इधर। ये जो 3 शख्सियात जरदारी साहब के हवाले से जो उनके करीबी साथियों को पकड़ा गया है, कौन ये शख्सियात है? जरदारी साहब इतने आग बगोला क्यों है इस पर? उसके जो बैगमैन थे, जिसको बैगमैन कहते हैं, इकट्ठे करने वाले माल, वो है ना वो। अब पकड़े गए तो जैसे उजैर बलोच ने बातें की हैं, ये भी बड़े गीत सुनाएंगे। ये जो 3 जरदारी साहब के बड़े करीबी जो शख्सियात हैं जो गायब हैं, ये कहाँ गायब हैं? किसने उठाया? कहाँ भाई, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मुझे क्या पता, वो गायब सुनाए पर गायब हो गए। इसमें भी कोई शक नहीं कि इन्होंने खुद भगा दिया हो उनको और फिर ये गायब गए तो तारे बजाते रहे। ऐसी हरकतें तो ये बाहर है ना उनकी। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है वो आसिफ अली जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी है, जिसमें भुट्टोइज्म का कोई नामो निशान नहीं है। आप इस बात से एग्री करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आज फिर चूंकि उजैर बलोच जो है वो इस वक्त फौज की कस्टडी में है, और उजैर बलोच से जितने इंकशाफात होने हैं वो बड़े अहम इंकशाफात लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसमें से एक जो है वो खालिद शहनशाह के कत्ल से रिलेट करता हुआ वो बीबी के कत्ल तक भी पहुंचता है या वो हाथ पहुंचते हैं। आपके इल्म में है क्या आज हम इस बात पे बात कर सकते हैं कि आखिर बीबी के कातिल कौन थे? पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत के बावजूद वो पकड़े क्यों नहीं गए? जी, ये तो वही बात है ना, उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई ही नहीं। बीवी के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हुई। क्यों संजीदगी नहीं दिखाती पीपल्स पार्टी इसमें? फिर उनको ये, एक तो उसकी वजह ये हो सकती है कि इनको अपनी जान का खतरा है, ये मुलविस है, ये तमाशा है, ये जिनकी ये जिम्मेदारी है कि इस केस को आगे बढ़ाओ। पीपल्स पार्टी की तरफ से तो कोई केस ही दाखिल नहीं हुआ। नहीं, आप नाम लीजिए ना भुट्टो साहब, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि कौन मुलविस है बीबी के कत्ल में? भैया मुझे पता होता तो मैं खामोश बैठा रहता। आपने भी कहा ना कि यही मुलविस है। ये मुलविस है, लेकिन ये तो बहुत है ना, क्यों नहीं कोई बोलता इसमें? बीबी के जो अपने बच्चे हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, आसफा भुट्टो हैं, बख्तावर भुट्टो हैं, ये क्यों खामोश हैं? तो ये उनसे पूछे ना, ये पूरी दुनिया हैरत में है कि क्यों खामोश है। ये वही जवाब दे सकेंगे। क्या मुफाद है इनका कि माँ के कातलों को, वो कत्ल को भूल के बैठ गए हैं। आपका भी कुछ इरादा बन रहा था कि PTI ज्वाइन करने का, इमरान खान साहब को ज्वाइन करने का, ऐसा कुछ इरादा था या ऐसा कुछ इरादा रखते हैं आप अभी?
نہیں، اس کا میرا ارادہ یہ نہیں تھا. اب وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں، ہماری نظریاتی اور اصولوں کی سیاست ہے. اس میں ہمیں کوئی کرسیاں ورسیاں منسٹریاں وغیرہ نہیں ملنی. ہماری جد و جہد ہے، تو ہم اس سے لگے ہوئے ہیں. عمران خان کی اپنی مرضی ہے، وہ میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں، وہ دوست سمجھتا ہوں اسے. پی ٹی آئی کو سندھ میں کیوں ناکامی ہوئی بھٹو صاحب؟ کیوں قدم نہیں جما سکی؟ ایک تیسری قوت بن کے سامنے کیوں نہیں آ سکی؟ دوسری قوت آپشن ایک. سندھ کے اندر انہوں نے توجہ نہیں دیا اتنا. سندھ تو انہوں نے دیکھا ہے نا کہ یہ بالکل مافیا کے کنٹرول میں ہے، تو کوئی پیر جمانے کے لیے یہاں نہیں آتا. آئے تو سندھ کے لوگ تو اب نجات کی راہ تلاش کر رہے ہیں. اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ ہے پاناما ایشو، جس کا فیصلہ جو ہے وہ پوری قوم منتظر ہے کہ کب اس کا فیصلہ آتا ہے. وزیر اعظم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اسی طرح سے پورے اعتماد دیکھتے ہیں؟ ان کے حق میں فیصلہ آتا دیکھتے ہیں؟ ان کی کیا آگے اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ بھائی میں تو فیصلہ آتے ہی نہیں دیکھتا. کتنے دن ہو گئے، 7-8 مہینے ہیں، صرف باتیں باتیں باتیں. کیس بھی چل رہے ہیں، یہ بھی چل رہا ہے. ظاہر کھلا اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے. یہ شہری اور دیہی تفریق کو کسی طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ختم ہونا ممکن ہے؟ وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے ابھی بھی. وہ تو یہ اپنا بیلنس رکھیں، ادھر یونیفارم حکمرانی ہوئی ہو. دیہاتوں اور شہروں کے لیے الگ الگ قانون اور الگ الگ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں لوگ آپ کا رول بڑا گنواتے ہیں کہ آپ کے دور میں جو ہے وہ کوٹا سسٹم کا نفاذ ہوا، آپ کے دور میں سندھ اسمبلی میں قرارداد آئی جس کی وجہ سے سندھی اور شہری کی تفریق ہوئی، سندھی اور مہاجروں میں آپس میں نفرتیں بڑھی. زبان کا مسئلہ وہ تو یحییٰ خان نے اردو کو قومی بنا دیا تھا. میں نے تو نہیں بنایا تھا، یا اور کسی نے. باقی رہا سندھی زبان کا معاملہ، وہ اسمبلی، سوورن اسمبلی، اس نے بل پاس کیا. اور آپ کے دور میں ہوا تھا نا؟ ہاں بالکل، مجھے فخر ہے اس بات پہ. آپ کوٹا سسٹم کے خاتمے کے حق میں ہیں؟ پہلے تو تعلیم برابری کی ہو نا. تعلیم جو شہروں میں ہے ادھر معیاری تعلیم ہے. دیہاتوں میں بہت سے دیہات ابھی تک ہیں جہاں اسکول ہی نہیں ہے، پرائمری اسکول ہی نہیں ہے. تعلیم کی برابری کرو اور اس کے بعد بالکل کوٹا سسٹم کو ختم کرو. تھینک یو ویری مچ ممتاز بھٹو صاحب، آپ کے ٹائم کا. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے سندھ نیشنل فرنٹ کے رہنما اور سربراہ ممتاز بھٹو صاحب سے، اور بہت ساری چیزیں تھیں جن سے جاننی تھی. اصل میں یہی تھا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی اس وقت جس طرح سے حکومت کر رہی ہے، ممتاز بھٹو صاحب کا کہنا یہ ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے. اگر یہاں پر بھی فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو دوسری پارٹی کی جگہ بنتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دوسری پارٹی کون سی ہو سکتی ہے؟ پی ٹی آئی اپنے قدم وہاں پہ جمانے میں ناکام ہو چکی ہے. رہ گئی پی ایم ایل این. وزیر اعظم صاحب آج ایک دفعہ پھر سندھ میں موجود ہیں، لیکن بہرحال الیکشن آنے میں اب دیر نہیں ہے. وہاں پر کتنی وہ کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا. مختصر سا بریک لیتے، بریک سے واپس آئیں گے. ایک ریکارڈڈ سیگمنٹ آپ کے سامنے ہوگا جس میں ہم نے بات کی تھی سلیم شہزاد صاحب سے، جو کہ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما کورٹ روم میں وہ سب موجود تھے. ان سے ہماری ایکسکلوسیو گفتگو ہوئی تھی. وہ کیا کہہ رہے تھے، وہ کیا ایجنڈا لے کر آئے تھے، وہ کیا اس گفتگو میں انکشافات کر رہے تھے، وہ آج جیل میں ہیں، وہ وہاں پر کن مسائل کا ان کو سامنا ہے، ان پر کون کون سے کیسز ہیں. بڑی تفصیل سے ہماری گفتگو ہوئی تھی. کیا کہہ رہے تھے سلیم شہزاد صاحب آپ کو سنوائیں گے، لیکن ایک مختصر سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین، اس وقت ہم ایکسکلوسیو گفتگو کرنے جا رہے ہیں سلیم شہزاد صاحب سے. اور کہ سلیم شہزاد صاحب جو کہ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما، ایم کیو ایم لندن سے ان کے رابطے 22 اگست سے پہلے سے منقطع ہیں. ان کے کچھ اختلافات تھے، لیکن پاکستان آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا. ایم کیو ایم پاکستان نے ان کو اون کیا اور نہ ہی پاک سرزمین پارٹی نے ان کو اون کیا. فی الحال تو وہ جیل میں ہیں. آج ان کے کیسز تھے، وہ کورٹ گئے ہوئے تھے، سٹی کورٹ تھے، وہاں پر ان سے ہمارا رابطہ ہوا. ایکسکلوسیو گفتگو بھی ہم نے سلیم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ سب موجود بھی ہیں، ان سے اندر بات کریں گے. سلیم شہزاد صاحب، ایک تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مجھے پتا ہے آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے، آپ اس وقت بھی کورٹ میں موجود ہے، وہاں سے ہم یہ آپ سے بات کر رہے ہیں. مجھے بتائے گا کہ آپ پر اس وقت کیسز کون کون سے ہیں، کون کون سے مزید کیسز آپ پر اس وقت ڈالے گئے ہیں جن کا آپ کو سامنا ہے اور جن کے لیے آپ آج موجود بھی ہیں کورٹ روم میں؟ دیکھیے، میرا ایک کیس تھا ڈاکٹر عاصم کا، جس کی میری بیل ہو گئی ہے. 1 مہینہ مجھے جیل میں رکھا انہوں نے، لیکن الحمدللہ میری کسی میں بیل ہو گئی ہے اور میں نے بیل سیکورٹی بھی جمع کرا دی ہے.
लेकिन उससे 2 दिन पहले या उसी दिन रात को मेरे ऊपर 91 और 92 के पुराने केसेस जो हैं मुझ पर डाल दिए गए हैं। और पहले 2 केसेस डाले गए, फिर 3 केसेस और डाले गए हैं जो कि सिटी में चल रहे हैं। कोर्ट ने ये ऑर्डर जारी किया कि भाई ये केसेस एक साथ आप क्यों नहीं जमा कराते, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन सलीम शहजाद साहब ये केसेस अपनी जगह, मेरा एक और कंसर्न है क्योंकि आपके कुछ सेहत के मामलात भी थे जो आपका कुछ ट्रीटमेंट भी चल रहा था। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जेल में क्या आपको ये ट्रीटमेंट मुयस्सर है? ये बुनियादी जो सेहत की जरूरत होती है ये आपको मिल रही है? ऐसी कोई एड? कोई मेडिकल फैसिलिटीज जेल में नहीं प्रोवाइड की जा रही है। सबको मालूम है कि मुझे किडनी एंड लीवर का कैंसर है और मैं लंदन में रॉयल फ्री हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद ना मेरा कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ है, ना जेल में मुझे कोई मेडिकल फैसिलिटीज दी गई है। कोर्ट की तरफ से 2 दफा ऑर्डर जारी हुआ है कि इनका इनसाइड या आउटसाइड मेडिकल ट्रीटमेंट कराया जाए, लेकिन जेल की तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ है। और इस वक्त मैं शदीद तकलीफ में हूँ क्योंकि जाहिर बात है सिर्फ मेरे पास पेन किलर्स हैं जो मैं पेन किलर ले रहा हूँ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता 2.5 महीने हो गए और मेरी तकलीफ जो है वो रोजाना बढ़ती चली जा रही है। पेन किलर्स तो इसका डेफिनेटली कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं है। जो ट्रीटमेंट आपका था, आप कैंसर के पेशेंट्स हैं, मुझे थोड़ा सा जेल का माहौल भी बताएगा, कितनी सहूलियात आपको हैं? आप कह रहे हैं कि सेहत की जो बुनियादी सहूलियात होती है वो आपको मुयसर नहीं है। आपकी जेल में कौन सी क्लास है, क्या माहौल क्या है जेल का? जाहिर तो एक बी क्लास है, लेकिन बी क्लास का मतलब है कि एक सिर्फ खोली, एक छोटा सा कमरा जिसमें एक छोटा सा बाथरूम होता है। जमीन में मैं सोता हूँ, मुझे गर्म पानी पीना होता है, मुझे केटल नहीं दी जाती है, कोई फैसिलिटीज नहीं है। सारी चीजें आप बाहर से मंगवाएं, अपना पैसा खर्च करें, मेरी तमाम चीजें रोक दी जाती हैं। इवन खाना भी बाद में मेरा रोक दिया जाता है। यानी बेशुमार मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर है। कोई यानी सिलसिले में जेल का माहौल बहुत खराब है। मेरी तरह बेशुमार कैदी हैं। 1 हफ्ते पहले मेरे बैरिक से पीछे वाली बैरिक में 2 अफराद हार्ट अटैक में रात भर वो चीखते रहे, कोई सुनने वाला नहीं और उनका इंतकाल हो गया। सलीम शहजाद साहब, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। मुझे समझ में अब ये नहीं आ रहा कि आप क्या सोचकर पाकिस्तान आए थे। आपको पता था कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का माहौल कल भी यही था, पाकिस्तान में आज भी यही हाल है। एजेंडा क्या था आपका, क्या सोचकर आए थे, क्यों आए थे? आपको जबरदस्ती तो लाया नहीं गया था। लेकिन मैं तो इसलिए आया था कि मैं एमकेएम पाकिस्तान को 22 अगस्त को मैंने एमकेएम पाकिस्तान से अपनी हिमायत का ऐलान किया था, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। और फिर मेरी कोशिश थी कि मैं आ करके एमकेएम पाकिस्तान के साथ मिल करके, पीएसपी के साथ मिल करके कोशिश करूंगा कि दोनों जमातें मुत्तहिद हो जाएं और कराची के मसाइल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और जो कुछ भी चीजें उनकी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा कर सकूं। मुझे अदालतों पे बड़ा यकीन था और अब भी है यकीन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये किस तरीके से क्यों मुझ पर ये पुराने केसेस डाले जा रहे हैं, जबकि बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुल्क की दौलत लूटी, वो आए, वो आराम से हॉस्पिटलों में रह रहे हैं, जमानतें भी हो गई। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको एक्सपाउंडर करार दिया गया है, लेकिन वो आजादाना घूम रहे हैं। सलीम शहजाद साहब, लेकिन हकीकत तो ये है कि आप जो ख्वाब सजाकर अपनी आंखों में पाकिस्तान आए थे कि पीएसपी को और एमक्यूएम को एक कर देंगे, कुछ ब्रिजअप करेंगे, वो सूरत हाल पॉसिबल नहीं हुई और ना पीएसपी ने आपको ओन किया और ना एमक्यूएम पाकिस्तान ने आप पर हाथ रखा। वजह शायद इस मुल्क में दयानतदार और किसी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है जो कराची की अमन अमान की सूरत हाल के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा, चले, ये तो बात हो गई पीएसपी की और एमक्यूएम पाकिस्तान की, लेकिन एमक्यूएम लंदन जो कि 22 अगस्त के बाद ही एमक्यूएम लंदन हुई, लेकिन आपके इख्तिलाफात अल्ताफ हुसैन से एमक्यूएम लंदन से 22 अगस्त से पहले के थे, बहुत शदीद नौयत के थे। वो क्या इख्तिलाफात थे? देखिए, मैंने हमेशा से एमक्यूएम लंदन के साथ जब भी रहा, मैंने ये जो क्राइम हो रहे थे, चाइना कटिंग, लूट मार, बत्ताखोरी, इन सब की हमेशा मुखालफत की और हमेशा मुखालफत करता रहा। यही वजह है कि देखिए, आप बड़ा गौर तलब बात है कि मैं 2000 से लेकर के 2013 तक कभी डिप्टी कन्वीनर के ओहदे तक नहीं रहा, सिर्फ राब्ता कमेटी का मेंबर रहा, इसलिए कि मैं इस चाइना कटिंग, इस भत्ताखोरी, इस दादागिरी, लूटमार और बहुत सारी चीजें थी,
रॉ, ये सारी चीजें, इनका मैं सख्त मुखालिफ था कि ये सब चीजें हमें जेब नहीं देती, हमें सेवा नहीं देती, इन्हें खत्म करना चाहिए, उन्हें इसके बड़े खतरनाक नताइज होंगे। नहीं, आप ये बात एंडोर्स कर रहे हैं कि रॉ से ताल्लुकात थे अल्ताफ हुसैन के या MQM लंदन के ताल्लुकात हैं? देखिए, मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन मैंने भी सुना और इनके नहीं, इनके साथ बेशुमार और लोग हैं जिनके घर। नहीं, कौन बेशुमार और लोग, कौन कौन है वो लोग? नदीम नुसरत है, मोहम्मद अनवर है, वासिद अलील है, ये 3 लोग तो बहुत प्रोमिनेंट है, जो क्या नाम है तमाम चीजों में, क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। मोहम्मद अनवर के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, नदीम नुसरत के पास ब्रिटिश एंड अमेरिकन पासपोर्ट है, वासिद अलील के पास अमेरिकन पासपोर्ट है। दे आर फ्री टू गो एंड टू मीट एनीवन, किसी से भी मुलाकात कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन तो थे। चले, उनसे तो आपके इख्तिलाफ आते हैं। अब आप पाकिस्तान में, आज आप जेल में, कल आप बाहर होंगे। फारूक सत्तार से कोई राब्ता आपका हुआ या कोई मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, कोई राब्ता आप उनसे करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाने वो तो मुझे होनी नहीं कर सकते, क्योंकि MQM पाकिस्तान अब उनके हाथ में भी नहीं। MQM पाकिस्तान कोई और चला रहा है। अब ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, इंशाल्लाह बाहर आगे बताऊंगा कि MQM पाकिस्तान कौन चला रहा है, लेकिन MQM पाकिस्तान अब उनके हाथ में भी नहीं है। लिहाजा एक TV एंकर ने बार बार कई दिनों से निशानदेही कर रहा है कि वो फारूक सत्तार अपनी सिक्योरिटी बढ़ाए, तो इसका मतलब ये है कि अब उनके हाथों में नहीं है, ये अब किसी और के हाथों में चली गई है और विद इन द पार्टी है, नॉट आउटसाइड द पार्टी। तो मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी, इदारों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा आप मुझसे बात तो करें। अगर मैंने कोई बहुत जुर्म किया है, ये 16-26 साल पुराने केसेस को अगर आप ले करके बीज बनाकर मतलब मुकदमा मुझे लाए, तो मुझे पता है कि कराची के मसाइल कैसे हल हो। ठीक है, आपको पता है, लेकिन जरा वापस आ जाए MQM पाकिस्तान पे। अगर MQM पाकिस्तान को फारूक सत्तार नहीं चला रहे और पार्टी के बाहर भी कोई नहीं चला रहा, पार्टी के अंदर इसी को चला रहा है, यानी पार्टी हाईजैक हो गई है, क्या वो हाईजैक करने वाले शख्स का नाम आमिर खान है? मैं अभी इस सिलसिले में कुछ नहीं, लेकिन मैंने कहा कि मैं बहुत सारी बातें जो है बाहर आकर के कहूँगा। तरदीद नहीं की आपने? कोर्ट में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ से कुछ कहना या जेल कहना तो मतलब इस तरह का यूं जाएगा, लेकिन मैं आगे बहुत सारी बातें करूंगा। और ये जो कुछ भी मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, ये सब 92 के उसी जमाने के जब हकीकी बनी। सलीम शहजाद साहब, आपने तरदीद नहीं की और आपकी जो हंसी थी वो थोड़ी थोड़ी मुझे ताईद ही लगी, लेकिन बहरहाल चीजें जब अनफोल्ड होंगी तो बहुत सारी चीजें मजीद एक्सपोज भी होंगी। लास्ट आपसे मैसेज लूंगी, मुझे अंदाजा है कि आप इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं, आपके लिए बहुत तवील गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं होगा, इतनी भी आपने की, आपका शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब, सरबराह PSP के, धरना दिए भी बैठे हैं कराची के मसाइल के लिए, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो उनके लिए बस नई ख्वाहिशात का इजहार करूंगा। हालांकि उन्होंने मेरे लिए ये कमेंट किया था कि वो जिस कश्ती में बैठेंगे वो कश्ती डूब जाएगी, लेकिन मैं उनके लिए सिर्फ नई ख्वाहिशात का इजहार करूंगा। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और अल्लाह ताला हर उस शख्स को कामयाब करे जो कराची की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बहुत शुक्रिया सलीम शहजाद साहब, आपकी सेहत के लिए हम दुआ गो हैं और उम्मीद है कि अदालत ने बरहमी का इजहार भी किया है कि आपको सेहत की सहूलियात मुहैया की जाए और ऐसा होगा भी। प्रोग्राम से दीजिए नादिया मिर्जा को इजाजत। अल्लाह हाफिज।